चलिए दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त होंगे। अब देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है @विराट कोहली शर्मा। आप इसको यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि हम जितना भी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालेंगे सब आपको इस चैनल पर फ्री में मिल जाएगा। और आप लोग कभी भी जब भी आपको भूल रहे हैं या कभी भी ज़रूरत हो किसी प्रकार का तो इस पे कमेंट भी आप कर सकते हैं और कभी भी इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होगा। ठीक, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ख़ासकर वैसे स्टूडेंट जो बिहार बोर्ड का इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का प्रयास करूँगा और मुख्य रूप से मैं मैथ और साइंस पे ज़्यादा इस पे फोकस करूँगा। ऐसे तो इस चैनल पे आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, लेकिन मैथ और साइंस दो सब्जेक्ट का फुल्ली वीडियो मिलेगा और जिससे आप देख करके मैट्रिक में बिहार बोर्ड से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। और किसी भी प्रकार को किन्हीं को भी तकलीफ़ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और मैं उसका जवाब भी दूंगा। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ रहे थे, साइंस का फिजिक्स टॉपिक पढ़ रहे थे। साइंस का कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। और फिजिक्स में भी पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन। ये मेरा पहला वीडियो नहीं है प्रकाश का परावर्तन में, ये मेरा 5वां वीडियो होगा। कुछ है जो आधे घंटे का है, कुछ है जो 1.5 घंटे का है, कुछ है 1 घंटे का है। तो कम से कम 6-7 वीडियो होंगे और इसमें प्रकाश का परावर्तन पूरा समाप्त हो जाएगा। और देखिए, आप लोग जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोग पढ़ने पर भी बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दोबारा आना ही नहीं चाहते हैं, भले ऐसा ही नंबर ले लेंगे। इस बार जिस तरह से शिक्षा में कार्रवाई की जा रही है, आप आशा नहीं पूरा विश्वास लीजिए रखिए कि इस बार एग्ज़ाम बहुत कड़ाई के साथ लिया जाएगा, जिसका आपको अगर नहीं पढ़िएगा तो परिणाम भुगतना पड़ेगा। आज चूँकि बिहार में बहुत सारे ऑफ़र हैं कि फर्स्ट लाइएगा तो 10,000 मिलेगा, तो ये आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। अगर कोई लोग जैसे मैथ में, विज्ञान में कमज़ोर है, ठीक, तो आप समझिए कि क्या कारण है कि मैं कमज़ोर हूँ। कोई तो कारण होगा जिसके कारण आप कमज़ोर हैं। या तो घर जाते होंगे तो पढ़ाई नहीं करते होंगे, रिवीजन नहीं करते होंगे, या तो पढ़ा रहे हैं वो समझ में नहीं आता होगा। कोई ना कोई तो पॉइंट होगा
जो आपको इन 2 सब्जेक्टों में कमज़ोर बना के रखा है। मतलब आप ये समझते हैं कि हमसे ये हो ही नहीं सकता। सबसे पहला बात है कि आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। जिस दिन आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, उस दिन आपके अंदर की आधा कमज़ोरी ऐसा ही दूर हो जाएगा। और जो भी कमज़ोरी है उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। अगर आप दूर नहीं कीजिएगा तो आपके बदले में कौन दूर करेगा। और अगर ये चीज़ अगर अभी इसको मजबूत नहीं कीजिएगा तो आगे आने वाला में आप समझ जाइए कि इस समाज में कहीं खो जाइएगा, आपको पूछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो कमज़ोरी को उसको मजबूती के साथ सामना कीजिए, उसको समझिए क्या है कमज़ोरी, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। अगर जो लोग समझते हैं कि हमसे हो ही नहीं सकता है, हमसे याद ही नहीं होता है, हमको मैथ समझ में ही नहीं आता है, तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक, पहले मैं चैप्टर का नाम ऊपर में लिख लेता हूँ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोला जाता है? इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और यह मेरा इससे संबंधित 5वां वीडियो है, मतलब पार्ट 5 यह होगा। और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिसका नाम है दर्पण। इंग्लिश में बोला जाता है मिरर, MIRROR। अगर इससे संबंधित कुछ पढ़ लिए होंगे तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, आप फिर से पढ़िएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा और इससे आगे भी जितना आप लोग देखें उससे आगे भी चलेंगे। तो बचपन में एक बुक में कहानी था जिसका नाम था, उसमें जो कहानी था मेहनत का फल। जो कहानी का नाम था उसका नाम था क्या? मेहनत का फल। और उसमें किसके बारे में कहानी था? तो विद्यासागर के बारे में। ठीक, इसको हम समझाते हैं। एक विद्यार्थी था जिसका नाम था विद्यासागर। वह जब पढ़ने के लिए जाता था तो ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता था, वह बहुत मेहनत करता था। मान लीजिए कि वो जो विद्यासागर है वो आपके ही क्लास, मतलब क्लास 10 में पढ़ता था। कौन? विद्यासागर। किसी तरह से बिहार बोर्ड में तो जानवर कहते हैं, किसी तरह से कुछ समझ में भी नहीं आता, उसका नाम चौथा में है। लिखने भी नहीं आता, उसका नाम 5वां में है। कुछ कुछ पढ़ लेता है, उसका नाम 6ठा में है। ऐसा ही स्थिति है। तो उसी तरह से विद्यासागर किसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां आगे बढ़ा और अंततः वो कहाँ पहुँच गया? क्लास 10वां में। स्कूल भी जाता था और साइड से ट्यूशन भी जाता था, लेकिन ना तो उसको स्कूल में समझ में आता और ना ही उसको ट्यूशन में कुछ समझ में आता। अब क्या हुआ कि साल भर उसने पढ़ा, ठीक, और अंततः फिर एग्ज़ाम का टाइम आ गया, एग्ज़ाम देने गया। कौन? विद्यासागर। एग्ज़ाम भी दिया। अब कोई भी आदमी समझिए एग्ज़ाम में बैठ गया तो ये ज़रूरी नहीं कि वो पास ही हो जाएगा। अब आप पास होइएगा या फेल, यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप एग्ज़ाम के पेपर में, टेस्ट नहीं, एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के पेपर में आप किस तरह से लिखते हैं।
और आप लिखिएगा क्या, ये भी आप जानते हैं, जो आपको आएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव रहे चाहे सब्जेक्टिव, आपको जो आएगा वही चीज़ लिखिएगा। और अगर वही चीज़ लिखिएगा तो वही चेक होगा और उसी पे नंबर बैठेगा और वही आपका पास या फेल का निर्णय करेगा। तो यह जो लड़का था विद्यासागर, यह एग्ज़ाम दिया और जानते थे कि ये पढ़ाता बहुत था लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता था। 10 घंटा 12 घंटा पढ़ता था लेकिन इसको समझ में ही कुछ नहीं आता था, पता नहीं क्यों। या तो वो मन लगा के नहीं पढ़ता होगा, सिर्फ किताब निकाले हुए है, ध्यान कहीं और है, खेलने में या दोस्त के साथ कुछ गप्पे करने में, घूमने में। पढ़ता था, समय बिताता था लेकिन समझ में नहीं आता था। फाइनली उसने एग्ज़ाम दिया मैट्रिक का, और मैट्रिक एग्ज़ाम में इसका जो रिजल्ट आया वो फेल आया। पहला जो रिजल्ट आया फेल का। ठीक, पहला बार। अब बताइए कि किसी भी विद्यार्थी का रिजल्ट फेल आएगा तो पहले तो इसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा, उसका गार्जियन का तो एकदम दिमाग ही खराब हो जाएगा, उसको बहुत बुरा लगता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ स्टूडेंट से ज़्यादा उसके गार्जियन का होता है, परिवार वालों का होता है। ईश्वर चंद्र के पिताजी, मतलब ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इसके पिताजी इसको बोले कि देख बेटा, हम तोरा 1 साल ट्यूशन भी पढ़ा लियो, स्कूल भी भेजा लियो, अब पढ़ो आना भी, लेकिन रिजल्ट फेल कैसे है। फिर इसने बताने लगा पिताजी पढ़ते हैं लेकिन समझ में आता है। ये बोले कि हमको उससे कोई मतलब नहीं, मैंने आपसे 1 साल में कोई काम करवाया नहीं, आपने जो खोजा कापी किताब कलम, ठीक, कपड़ा, हर एक प्रकार से मैंने आपकी मदद की, लेकिन आपने रिजल्ट लाकर क्या दिया, फेल। इसी दिन के लिए हम इतना मेहनत कर रहे थे, अब इतना हुआ तो हुआ, ठीक, अब इससे ज़्यादा हमसे नहीं होगा। इससे अच्छा है कि कल से तुम कुदार ले कर के और चलना, खेती मेरे साथ करना। उससे दोनों कोई भी काम हम अकेले कहते हैं, अगर 2 को मिल कर करेंगे तो ज़्यादा कम समय में ज़्यादा होगा, ज़्यादा हम लोग कमाएंगे। इससे तो अच्छा है कि तुम पढ़ता है तो कुछ रिजल्ट नहीं आता। इसके टीचर थे, वो भी इस बेचारे से तंग थे कि पढ़ता था सही में लेकिन फेल कैसे आया। किसी तरह से अब इसको जो है ना फेल का बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने क्या किया कि एक बार और ऑफ़र मांगा अपने पिताजी से, एक बार ऑफ़र मांगा कि पिताजी इस बार गलती हो गया लेकिन अगला बार से हमसे गलती नहीं होगा, मैं पढ़ूँगा मन लगा के और मैं पास होकर के दिखाऊँगा। तो किसी तरह से मनाने पर 2-4-5 दिन खाना भी नहीं खाया, किसी तरह से अंततः मनाने पर इसके गार्जियन मान गए। और जब मान गए तो सोचे, बोले कि ठीक है तुम फिर पढ़ो, कोई बात नहीं, होता है। एक बार ऐसा हो गया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ा, ठीक, मन लगा के ना, फिर परीक्षा दिया, फिर परिणाम आया फेल का। ऐसा इसके साथ 2-3 बार घटना घटित हुई, ठीक। स्कूल का जो प्रिंसिपल थे इसको स्कूल से निकाल दिए कि जाओ, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता है, तुम पढ़वे नहीं कहता है। मन लगा के ऐसे गार्जियन भी इसको अंततः घर से क्या किया, निकाल दिया कि ना तो तुमको घर में रहने देंगे ना तो खाने देंगे, तुम अपना रास्ता अलग देखो, हम अपना रास्ता अलग देखेंगे। क्यों? क्योंकि इससे लोग तंग हो गए थे।
विद्यासागर क्या किया कि अपना कुछ खाने के लिए ले लिया, मटर वगैरह, ठीक। और उसको ले करके और सोचा कि घर में तो रहने के लिए देंगे नहीं, अब पढ़ाना तो मुश्किल है, कोई तो पढ़ाएगा नहीं। गार्जियन तो दोनों हाथ खड़े कर दिए थे, आज स्कूल से नाम कट चुका था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि निकल गया। कहाँ? सोचा कि कहीं चलते हैं शहर में कहीं काम करेंगे और किसी तरह से अपना पेट भरेंगे। जब वह निकल गया और गर्मी का सीज़न था, चलते 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 कुछ दूर गया, गर्मी बहुत लगी, इसको प्यास लगा। प्यास लगा तो इधर उधर देखा, कहीं इसको पानी नज़र नहीं आया। फिर आगे इसको एक बस्ती नज़र आया, एक गांव नज़र आया। सोचा कि अगर वहाँ जाएंगे ना तो कहीं ना कहीं किसी के पास पानी ज़रूर मिल जाएगा। यह लड़का विद्यासागर उस गांव की ओर चलने लगा। जब रास्ते में जा रहा था तो गांव से कुछ पहले इसको एक कुआं मिला, ठीक। और वो जो कुआं था उसके चारों तरफ, ठीक, पत्थर से घेराया गया था, मतलब पत्थर से घेरे हुए कुएं थे, ठीक। अब क्या किया, उसके किनारे एक पेड़ था, उधर गया और पेड़ के पास, गर्मी से जा रहा है, सबसे पहले पेड़ के पास उसने क्या किया कि 10-15 मिनट वहीं पे बैठ गया। उसके बाद फिर प्यास तो लगी थी, वहाँ बगल में बाल्टी भी था और कुआं भी था। फिर उसने क्या किया कि बाल्टी कुआं में फेंका और उसके बाद रस्सी खींचने लगा। रस्सी जब खींच रहा था, मतलब खींच रहा था रस्सी, तो उसने देखा था कि जो उसके साइड में चारों तरफ जो घेरा लगाया गया था वो पत्थर के थे। और रस्सी जानते हैं मुलायम होता है, कोमल होता है। और रस्सी के बदौलत देख रहा है कि बार बार उसके कारण, बार बार जहाँ से खींचा रहा है उसके कारण वहाँ पे निशान हो गए थे, गड्ढा बन गया था। जो चट्टान है, पत्थर है, कितना हार्ड होते हैं, ठीक। और रस्सी उसके तुलना में कितना कोमल है। तो एक मुलायम रस्सी एक कठोर पत्थर में जब लकीरें बना सकता है तो मैं भी, मेरा दिमाग बहुत कोमल है और किताब लगता है कि बहुत हार्ड है, तो मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता, मुझसे क्यों नहीं हो सकता। जब एक रस्सी एक पत्थर में लकीरें खींच सकता है तो मैं क्यों नहीं 10वीं में पास हो सकता हूँ। ये बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब ये रस्सी, मुलायम रस्सी पत्थर में कैसे लकीर बना दिया, बार बार उसी से जा रहा है, उसी से आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। ये दिन भर में कितना बार कहता होगा, महीना में कितना कहता होगा, साल में कितना कहता होगा, 5 साल में कितना कहता होगा। धीरे 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 उसमें गड्ढा बना दिया। तो मैं भी लगातार हर पॉइंट को, हर सब्जेक्ट को मन लगा करके उसको समझूंगा, उसको बार बार बनाने का प्रयास करूंगा, अभ्यास करूंगा, जिसको रिवीजन बोलते हैं। जैसे कोई भी मैथ समझ में नहीं आ रहा, एक बार बनाएंगे कुछ समझ में आएगा, 2 बार बनाएंगे, 3 बार बनाएंगे, 4 बार बताएंगे, 10 बार बनाएंगे, 10 बार में तो कुछ कुछ समझ में आएगा, 100 बार बनाएंगे कुछ समझ में आएगा। लेकिन आप 10 बार में ही हार जाएगा, ना हमसे नहीं होगा, प्रयास तो कीजिए। फिर वह लड़का पानी पिया, उसके बाद उसका दिमाग में निकल गया कि हमको बाहर जा कर के कमाना है और पेट भरना है। फिर वह अपने गांव की ओर लौट गया। फिर अपने
पिताजी के पास गया। उसके बाद बहुत कहने पर उसके पिताजी अंततः क्या हो गए कि तैयार हो गए पढ़ाने के लिए। उसके पिताजी गए कहाँ, समझाया पिताजी को कि मैं पढ़ूंगा और ला करके 1 साल में दिखाऊंगा अच्छा नंबर। उसके पिताजी और वो दोनों गए स्कूल। स्कूल के टीचर को किसी तरह से कन्विंस किए और फिर अंततः नाम लिखा दिए। और ये लड़का अब क्या हुआ कि घर में, ट्यूशन में, हर जगह से मन लगा के पढ़ने लगा और धीरे धीरे हर पॉइंट को समझना शुरू किया। अगला साल जब रिजल्ट निकला तो ये लड़का टॉपर बना। जो एक लड़का जिसको दोस्त गालियाँ देते थे, अरे ये इससे कुछ हो ही नहीं सकता, ये मोटा दिमाग का लड़का, ये निठल्ला है, कमज़ोर है, एक के क्लास में 10 बार फेल हुआ है, ऐसा सब उदाहरण उसको देते थे। और वो लड़का क्या किया कि टॉपर बना। किसकी वजह से? मेहनत की वजह से। तो अगर आप अपने मन में पहले ये ठान लिए हैं कि हमसे नहीं होगा, तो गारंटी है कि वो काम आपसे होगा ही नहीं। अगर आप कीजिएगा तो किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत आएगा और हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोच लीजिएगा कि नहीं हम इसको करेंगे, तो आधा दिक्कत अपने आप हट जाएगी। और आप मेहनत से कीजिए, गारंटी है कि सफलता आपको मिलेगी। तो पहले आत्मविश्वास को बनाइए। अगर जिस दिन आपके अंदर आत्मविश्वास बन गया ना, उस दिन दुनिया का वैसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। गया वाले दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे। जब एक बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ को काट करके रास्ता बना सकते हैं, एक छीनी और एक हथौड़ी, वो भी छोटा छीनी और छोटा हथौड़ी के बजाय, तो ये 10वां का 5 से 6 बुक क्यों नहीं ख़त्म हो सकता है 1 साल में? क्यों नहीं पढ़ करके अच्छा नंबर आ सकता है? ये आप पर निर्भर करता है। आपके पास समय है, उस समय को 24 घंटा आपके लिए भी समय है, 24 घंटा मेरे लिए भी समय है। आप 24 घंटा में क्या कहते हैं वो आप पे निर्भर करता है। मैं 24 घंटा में क्या कहता हूँ वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। आप इसको स्कूल जा रहे हैं तो कहीं दोस्तों के साथ बिता रहे हैं, कहीं गप कर रहे हैं, 4 गो सहेली मिल करके, 4 गो लड़का मिल करके गप कर रहा है, कहीं क्रिकेट खेल रहा है। कम समय है, अब इस कम समय में किस तरह से पढ़ा जाए, ये प्लानिंग के तहत यूँ हो सकता है। इस देश में हर बार कोई मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ एकदम अंगूठा छाप होते हैं, जिनको कुछ आता भी नहीं, फिर भी जनता के बहुमत से वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री बन जाते हैं। और सब बोलते हैं कि नहीं, इस देश को या इस राज्य को वही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चला रहा है। ये आप लोग का सोचना गलत है। उसने नहीं चला रहा, उसके अगल बगल जो रहते हैं गार्ड, ठीक, वो IPS IAS रहते हैं, मतलब पढ़े लिखे बंदा रहते हैं, बहुत पढ़े लिखे बंदा। ये लोग बताते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, शिक्षा के लिए क्या करना है, और वो सिर्फ ऑर्डर देता है कि ठीक है वैसा करो। तो इस देश को या इस राज्य को लोग मंत्री या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं चला रहा है, वो अगल बगल में है वो चला रहे हैं, मतलब पढ़े लिखे लोग। तो हर समस्या का समाधान है मेहनत से। तो आप अपना मेहनत कभी कमज़ोर नहीं कीजिएगा, हिम्मत मत हारिएगा। ये ना सोचिए कि गांव वाले लोग क्या बोलेंगे, शहर वाले लोग क्या बोलेंगे। आप जैसे भी हैं, आप लगातार मेहनत कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। टोला पड़ोस के लोग हमेशा गलत ही सोचते हैं,
वैसा ही लोग होते हैं, एक दो जो पॉजिटिव सोचते हैं, बाकी सब के अंदर नेगेटिव होता है। अगर आप उसके बारे में सोचिएगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो आप उसके बारे में सोचिए, आगे नहीं बढ़िएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसको इग्नोर करके चलना होगा। क्या बोलते हैं, हो सकता है कि सामने से भी गालियाँ दें, हो सकता है पीछे से भी गालियाँ दें, बहुत बेइज्जती भी करते होंगे आगे पीछे, ठीक, ताना भी मारते होंगे। उससे आपको ऊपर उठ करके आना है और रेगुलर पढ़ाई करना है। अगर ज़रूरत पड़े एक बार ट्यूशन अगर बुला रहे हैं तो आना होगा, 2 बार बुला रहे हैं तो भी आना होगा, ताकि जल्द से जल्द ख़त्म हो। उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक भी ख़त्म करना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मैथ का ऑब्जेक्टिव में सॉल्यूशन भी करवाना है, सेट प्रैक्टिस भी करवाना है, और ये आपके मेहनत की बदौलत ही हो सकता है। अब क्या है, 2-3 महीना बचा हुआ, उसमें अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो आप सफलता आपको मिलेगी, पैसा आपके अकाउंट में जाएगा। तो इस बात को समझिए, और नहीं तो आप समझिएगा क्या कहना है ना कहना है, आपके ऊपर निर्भर है। अब फिर वैसा ही हम बताएं, समाज में आप एक सिंपल नाम बन के समझ जाइए कि खो जाएगा, आपको फिर पूछने वाला नहीं है। समाज या देश उसी को पूछा है जिसने कुछ ना कुछ नया चीज़ किया है। गांव में कितना बूढ़े लोग हैं जो समय के साथ उसको जानता है फिर भूल गए हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई भूला? नहीं भूला। क्या तुलसीदास को भूले हैं? नहीं भूले। तो जिसने पागल बन के उस चीज़ को पाने की के लिए मेहनत किया है उसी को समाज याद करता है। पागलों से ये दुनिया चलती है, समझदारों से उतना नहीं कि समझदार रहिएगा तो चलेगा। मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप मेरी बात समझ लिए होंगे। अगर समझ लिए हैं तो आज प्रकाश के परावर्तन का ये टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम था दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है मिरर, MIRROR, मिरर। दर्पण का देहाती भाषा में अगर बोलिएगा तो इसको हम बताए थे कि इसको बोला जाता है आईना। ठीक, अगर आईना देखे होंगे तो आईना का 2 भाग होता है, जैसे ये आईना, ये आईना, ठीक, ये आईना है। तो एक सामने वाला भाग है और एक इसके पीछे वाला भाग है, ठीक। तो ये सामने वाला भाग पर ही चेहरा दिखाई देता है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सामने वाला भाग पे दिखाई देता है। और इसके पीछे वाला जो भाग होता है, ठीक, अगर आप आईना के कवर निकाल करके देखिएगा तो उसमें पेंट किया हुआ रहता है और वो सिल्वर कलर से किया हुआ रहता है, ठीक। तो इसका 2 भाग है, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, ठीक। तो हम इस तरह से बना देते हैं, मान लेते हैं कि ये आईना, इसका एक इधर वाला भाग है, इधर वाला, और एक इधर वाला भाग है, 2 भाग है। अब पीछे वाला भाग को देखिए, हम इस तरह से कर रहे हैं, मतलब पीछे वाला भाग को हम पेंट कर रहे हैं, ठीक। तो इधर नहीं किया है। तो जब भी प्रकाश इधर से आएगी, इस पे टकराने के बाद पार नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं पार हो पाएगी? क्योंकि पीछे पेंट किया हुआ है, तो इसको क्रॉस में पेंट किया हुआ है, तो ये कौन सी, समझ जाइए कि अपारदर्शी है, तो इसको पार नहीं कर पाएंगे। टकराने के बाद फिर ऐसे रिटर्निंग क्या होगी, लौट जाएगी।
मतलब ये जो सतह है, ठीक, ये जो लेयर है, ये प्रकाश को लौटाने का काम करता है। तो चूंकि प्रकाश को परावर्तित करने का काम करता है, इसको बोला जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है परावर्तक सतह। क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह। ठीक। आप देखिए आईना तो देखे होंगे, दर्पण, उसका ये वाला भाग जो है पूरा चिकना रहता है, ठीक, और ऐसे करके देखिएगा तो चमकता भी है। तो इसका परावर्तक सतह चिकना एवं चमकीला होता है और इसका एक भाग क्या हुआ होता है? पेंट। तो अगर आपसे पूछेगा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो क्या बताइएगा? दर्पण का परिभाषा पूछेगा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि दर्पण एक चिकनी एवं चमकीली सतह है। दर्पण एक चिकनी एवं चमकीली सतह है जिसका एक भाग पेंट किया हुआ रहता है। पेंट इंग्लिश शब्द है, उसका हिंदी होता है रंजित किया हुआ रहता है। अब बात आता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कुछ किताबों में 2 प्रकार दिए हैं, कुछ किताबों में 3 प्रकार दिया है। हम आगे के लिए, अगले क्लास के लिए भी लेकर के चलते हैं कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है उसका नाम है समतल दर्पण। पहला जो दर्पण है उसका नाम क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण। और दूसरा जो दर्पण है उसका नाम है गोलीय दर्पण। क्या नाम है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और जो तीसरा दर्पण है उसका नाम है परवलय दर्पण या परवलयिक दर्पण। परवलय दर्पण। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में 2, 3, 4, 1, तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक, तो जिसमें 3 जौन ऑप्शन में रहेगा उसमें टिक कर देना और रंग देना। ठीक, क्वेश्चन पे टिक कीजिएगा और आंसर पे रंगिएगा वो मेरे शीट में। तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण के बारे में बता रहे थे। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह, ये है परावर्तक सतह, और पूरा समतल है, मतलब बराबर है, हर जगह बराबर है, इसका एक भाग दर्पण है तो पेंट किया हुआ तो रहेगा ही। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसको बोला जाता है समतल दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसको बोला जाता है समतल दर्पण। क्या बोला जाता है? समतल दर्पण। और समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक, वो काल्पनिक बनते हैं। कैसा बनता है? काल्पनिक। और सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, वस्तु के बराबर। और ये जो लिखे हैं ये बात सही है कि गलत है, ये प्रयोग आप भी कर सकते हैं। आप जिस दर्पण में चेहरा देखते हैं वही दर्पण है समतल दर्पण। जिसमें आप चेहरा देख रहे हैं वो दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। ठीक, अब समतल दर्पण, चेहरा तो देखे होंगे, आईना निकाल करके सबसे पहले तो वही काम करते हैं, चेहरा देखने का ही काम करते। उठे सुबह देखते हैं, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक, सबसे पहले वही काम करते हैं। उसमें देखिएगा कि जो प्रतिबिंब बना है, मतलब अगर हम हैं और ये आईना है, ठीक, तो उसमें देखिएगा इसमें आईना में जो व्यक्ति नज़र आ रहा है, ठीक, हम अगर ऐसे सीधा खड़े हैं तो क्या उसमें उल्टा नज़र आ रहा है? नहीं। हम अगर सीधे हैं तो वो भी सीधे रहता है, तो उसमें सीधा है। ठीक, अच्छा, अगर हम इतना बड़ा है, चाहे मेरा मुंह इतना बड़ा है, ठीक, तो उसमें देखते हैं तो क्या उसमें एकदम छोटा मुंह नज़र आता है? हम इतना बड़ा है तो इतना नज़र आता है, पूछिए, छोटा नहीं।
जितना बड़ा मोड़े हो उसमें भी उतना ही नज़र आता। तो सीधा बना वस्तु के बराबर बनता है, और जो भी सीधा होता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बराबर, 4 ऑप्शन रहेगा। वास्तविक उल्टा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक वस्तु से छोटा, काल्पनिक वस्तु के बराबर। तो काल्पनिक वस्तु के बराबर, और ये किस दर्पण में होता है, समतल दर्पण में। तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, काल्पनिक, सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, समतल दर्पण में 2-3 पॉइंट दिखाए थे। ठीक, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं, और देखे हैं तो भी कोई बात नहीं। देखे हैं तो दोबारा समझ लीजिएगा, और नहीं देखे हैं तो यहाँ से समझिएगा। ठीक, और आराम से समझिए, धीरे धीरे समझिए, मेहनत कीजिए। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, अगर घर में जाइएगा, ठीक, अगर बात की मतलब नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा भी अपने मोबाइल पे देखिएगा, आपके मोबाइल पे मैं भेज दूँगा। ठीक, और ये आपका किताब है, लेकिन पढ़िए। देखिए, एक सीधा लकीर खींचिए, ठीक, और इसका पीछे वाला भाग को हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पेंट। पीछे वाला भाग को हम क्या कर रहे हैं, पेंट, हिंदी में रजपित कर रहे हैं। ठीक, ये दर्पण के हम नाम दे देते हैं दर्पण AB। ठीक, अब ये दर्पण है, मतलब ये आईना है। ठीक, और इसके सामने एक कलम रख रहे हैं, मतलब कलम का इसमें फिगर देखेंगे, प्रतिबिंब देखेंगे कि कैसा है। ठीक, तो क्या होता है कि अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पे दर्पण है और यहाँ पे कलम है, तो दर्पण से कलम की दूरी अगर हम मान लेते हैं कि 5 मीटर है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में, ठीक, वो भी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। कितना मीटर की दूरी पे, 5 मीटर। तो इससे एक पॉइंट समझ में आया कि समतल दर्पण में दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, ये वस्तु है, और इधर इसका हम बनाते हैं प्रतिबिंब। इस तरह से बनेगा। ठीक, तो समतल दर्पण में क्या है, ये वस्तु है, और इधर आईना में वस्तु का प्रतिबिंब है। जो प्रतिबिंब को समझिए, प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे मैं हूँ और मैं सामने एक आईना रख लिया, तो जैसा मैं हूँ इस आईना में भी वैसा ही बनेगा इसमें फिगर। लेकिन क्या ये फिगर ओरिजिनल है, नहीं, ये डुप्लीकेट है। लेकिन जैसा मैं हूँ
वैसा इसमें भी है। हूबहू मतलब मेरा ही चेहरा जैसा है वैसा इसमें है। तो जो आईना में है वो प्रतिबिंब है और मैं क्या हूँ, वस्तु हूँ। ठीक, मतलब प्रतिबिंब में हूबहू वैसा ही, जैसा आप वैसा ही, जैसा कलम वैसा ही बनेगा फिगर। ठीक, हूबहू उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। तो इसमें दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से आया समझ में कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं। ये दर्पण है, ठीक, और वो भी कौन दर्पण है, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है, छोटा u से, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को छोटा v से सूचित किया जाता है। तो u का मान v के बराबर है, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर है। पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा क्या होता है कि अगर ये दर्पण समतल है और ये वस्तु की ऊंचाई अगर मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, तो मान लेते हैं कि ये 3 फीट 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का ये कलम है। ठीक, तो इसका जो इधर प्रतिबिंब बन रहा है, फिगर बन रहा है, इसकी भी लंबाई प्रतिबिंब का कितना रहता है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो दूसरा पॉइंट ये समझ में आया कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं। समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं। वस्तु की ऊंचाई को सूचित किया जाता है h1 से, वस्तु के ऊंचाई को h1 से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित किया जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होती है, किसमें, समतल दर्पण में। पहला पॉइंट क्या हुआ कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होती है। दूसरा क्या हुआ कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं। और तीसरा क्या हुआ कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे ये खड़ी है वैसा ये खड़ी है। ठीक, और जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है, तो ये सीधा है। और सीधा कौन सा प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक। काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। तो सीधा काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बराबर बनता है, वस्तु से बराबर। ठीक, ये 3 पार्ट हुआ। चौथा पार्ट क्या होता है, मतलब ये समझिए कि ये समतल दर्पण का क्या है, गुण है, प्रॉपर्टी। अब ये क्या देख रहे हैं इसमें कि दर्पण वस्तु में देखिए ये साइड इसका है, ठिप्पी जो है खोसने वाला जो रहता है ना, ये साइड है, और इसमें क्या देख रहे हैं, ये साइड है, इधर बाएं है, इधर हो गया क्या, दाएं हो गया, ये पलट जा रहा है। ठीक, इसलिए पलट जाता है कि समतल दर्पण में ई वाला जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब इस तरह से पलट जाता है, मतलब 180 डिग्री से घूम जाता है। देखिए 180 डिग्री क्या होता है, ये जो बनता है 180 डिग्री। तो अगर यहाँ पे वस्तु है, अगर ई वाला चीज़ इधर घूम जाएगा, ठीक, तो अगर ई वाला चीज़ इधर घूम जाएगा तो इधर ऐसे आ जाता है, तो ई वाला इधर आ गया, मतलब 180 डिग्री से घूम गया। इधर देखिए बाएं था और इधर आ गया कहाँ, दाएं। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री से घूम जाता है क्षैतिज के साथ। ठीक, वस्तु का प्रतिबिंब
180 डिग्री से घूम जाता है, जिसके कारण इसका बायां और इसका दायां होता है। वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का दायां भाग होता है। ठीक। तो चूंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब 180 डिग्री से घूम जाने के कारण वस्तु का बायां भाग, प्रतिबिंब का दायां भाग और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग नजर आता है। तो ये जो घटना होती है इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। एक साल पूछा हुआ ये है कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन किसे कहते हैं। तो चूंकि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब 180 डिग्री से घूम जाता है, जिसके कारण वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग और वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग नजर आता है, इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। जैसे इस पॉइंट को समझते हैं। अगर आप आईना में अपना चेहरा देखे होंगे, ठीक, तो देखिएगा कि अगर आप ये हाथ देखिएगा उठा करके तो लगेगा कि ये हाथ है, और ये हाथ देखिएगा तो लगेगा ये हाथ है। ऐसा होता है ना, क्योंकि 180 डिग्री से प्रतिबिंब घूम जाता है। अगर इस कान को देखिएगा, इस कान में पहनिएगा तो लगेगा कि इस कान में पहन रहे हैं, इस कान में पहनिएगा तो लगेगा इस कान में पहन। ठीक। आप इधर बाल संवारिएगा तो लगेगा आप इधर संवार रहे हैं। ठीक। क्योंकि 180 डिग्री से घूम जाता है, और ये घटना सिर्फ समतल दर्पण में होती है। ठीक। तो समतल दर्पण में हमने कितने पॉइंट को पढ़े? 4 पॉइंट को। पहला पॉइंट क्या हुआ? दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों बराबर होते हैं, u बराबर v। दर्पण से वस्तु की दूरी को u से सूचित किया जाता है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित किया जाता है, इसलिए दोनों बराबर होगा, u बराबर v। दूसरा क्या हुआ कि प्रतिबिंब की ऊंचाई समतल दर्पण में और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2 से सूचित कहते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h1 से सूचित कहते हैं, h2 बराबर h1। जैसा ये प्रतिबिंब है वैसा ये प्रतिबिंब है, मतलब सीधा दोनों का बन रहा है। इसका प्रतिबिंब इधर सीधा बन रहा है, तो सीधा सीधा जो होता है काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। और चूँकि इसमें बायां है तो प्रतिबिंब में दायां बन रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब 180 डिग्री से घूम जा रहा है, इसलिए बायां भाग दायां, दायां भाग बायां नजर आता है। इसी को बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। अगर बात की मतलब कि ये जो वस्तु है ये 3 सेंटीमीटर का, ये जो वस्तु है ये 3 सेंटीमीटर का। अगर हम चाहते हैं कि मेरे पास एक आईना रहे और इसका प्रतिबिंब पूरा के पूरा दिखाई दे इस आईना में, ठीक, तो आईना की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधा होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का कलम है तो आईना की लंबाई इसका आधा 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 1.5 सेंटीमीटर का रहेगा तो इसका पूरा के पूरा प्रतिबिंब आईना में हम देख पाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई कितना होनी चाहिए? वस्तु की लंबाई के आधा। ठीक। तो शायद पिछली क्लास में हमने यहाँ तक पढ़े थे, और अब इससे आगे करते हैं। तो 3 दर्पण था, पहला में समतल दर्पण, दूसरा में गोलीय दर्पण और तीसरा में परवलयिक दर्पण। तो समतल दर्पण हमने पढ़ लिया। इसमें एक पॉइंट और पूछा जाता है कि समतल दर्पण का आवर्धन प्लस वन होता है। आवर्धन सही है ना, लिखो आवर्धन प्लस वन होता है। कैसे? तो चूँकि सबसे जो आवर्धन है, आवर्धन सबसे लास्ट में पढ़ने का, ठीक, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे आवर्धन के बारे में। तो सबसे अंत में पढ़िएगा, यहाँ पे हल्का सा समझा देते हैं। आवर्धन कहता है
कि प्रतिबिंब का ऊंचाई को ऊपर रखना है और वस्तु की ऊंचाई को नीचे रखना है। प्रतिबिंब ऊपर, वस्तु नीचे, और भाग दे देना है, मतलब बट्टा कह देना है, उसी को बोला जाता है आवर्धन। और आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। किससे? एम से। ठीक। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को रखना है ऊपर। कहाँ रखना है? ऊपर। ऊपर मतलब भगवान में, आसमान में प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक। ऊपर, पहले ऊपर देखिएगा, फिर नीचे। वस्तु कहाँ रखना है? वस्तु की ऊंचाई नीचे। और भाग दीजिएगा नहीं, तो जो आएगा उसी को बोला जाता है आवर्धन। आवर्धन को शॉर्ट में एम से, छोटा एम से सूचित किया जाता है। ठीक। वो आगे पढ़ेगा। अभी हम बताए थे कि समतल दर्पण में, कौन दर्पण में? समतल दर्पण में। ठीक। H2 का मान H1 के बराबर होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर होते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम बताए थे कि H2 से सूचित किया जाता है, वस्तु की ऊंचाई को हम बताए थे कि H1 से सूचित किया जाता है। ठीक। अब देखिए समतल दर्पण में H2 का मान क्या है? H1। तो H2 के जगह पे H1 लिख सकते हैं। H2 के जगह पे H1 और नीचे भी क्या है? H1। और ये दोनों कट गया और कट करके एक आया और इसके आगे कुछ नहीं, तो क्या हुआ? एक। तो यहाँ देखिए एम का मान कितना आ गया? +1। तो यही होता है कि समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। इसलिए होता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर होते हैं, इसलिए इसका आवर्धन कितना होता है? +1 होता है। ये पूछा हुआ 2 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक। ये शायद पीछे भी बताए थे, इसलिए इससे आगे चलते हैं। अब अगला पॉइंट आता है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक। गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण, वो गोली होता है छोटा छोटा कांच का, ठीक है ना, पूरा गोल, उसी से समझ जाए कि बना है गोलीय दर्पण। गोलीय नाम से ही जैसे समझ में आ रहा है, गोलीय मतलब गोला। ठीक। तो गोला है, तो एक हमको लेना है खोखला गोला। कैसा लेना है? हमको एक गोला लेना है, वो भी होना चाहिए खोखला। खोखला कहने का मतलब है, खोखला कहने का मतलब है कि अंदर से खाली होना चाहिए। अंदर से खाली होना चाहिए, कुछ नहीं रहना चाहिए। बाहर बाहर रहे तो रहे। ठीक। तो ये हो गया क्या? खोखला गोला। ठीक। अगर ये खोखला गोला है तो इसका कहीं ना कहीं तो केंद्र होगा, सेंटर होगा। तो खोखला गोला के केंद्र को ही आगे चल के पढ़िएगा, उसी को बोला जाता है वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को सूचित किया जाता है C से। आगे पढ़िएगा। ठीक। खोखला गोला के केंद्र को ही बोला जाता है वक्रता केंद्र, और इसको C से सूचित किया जाता है। तो हम सबसे पहले एक खोखला गोला लिए। ठीक। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक खोखला गोला। ठीक। अब क्या किए कि बीच से इसको काट देते हैं। ठीक। बीच से हम इसको क्या किए? काट दिए। ठीक। तो एक भाग इधर बना, बीच से जब इसको मैंने काट दिया तो एक फिगर इधर बना, ये बना, और एक फिगर इधर बना। ठीक। ये भाग अलग है, वो भाग अलग है। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा क्या होता है कि वैसा दर्पण
जो किसी खोखले गोले का भाग, खोखला गोला का भाग ये भी है, खोखला गोला का भाग ये भी है, तो ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग हो उसी को बोला जाता है गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, तो खोखले गोले का भाग ये भी है, खोखले गोले का भाग ये भी है, तो इसी को बोला जाता है गोलीय दर्पण। लेकिन होना चाहिए परावर्तक सतह। परावर्तक सतह बताए थे कि जिससे प्रकाश आने के बाद टकरा करके लौट जाए, तो इधर वाला जो भाग है वो है परावर्तक सतह। तो हम क्या कहते हैं इसमें कि इसका इधर पीछे वाला भाग जो है ना, ये हमने पेंट कर दिया, पीछे वाला भाग को हमने क्या किया, पेंट। पीछे वाला भाग को हमने कर दिया पेंट, इसका नाम दे दिए ए बी। इधर भी जो दर्पण है इसका भी पीछे वाला भाग को मैंने पेंट कर दिया, इसका भी पीछे वाला भाग पेंट कर दिया, इसका नाम दे दिए सी डी, सी डी। तो आप बताइए कि इस दर्पण का परावर्तक सतह किधर है, किधर पेंट किया हुआ है उधर कि ए साइड, ये साइड, ये वाला जो साइड है ये आपका परावर्तक सतह है। इस दर्पण में इसका परावर्तक सतह किधर है, इधर जिधर पेंट है वो नहीं, ये वाला साइड है, ये आपका परावर्तक सतह है। ठीक, तो गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार के हो रहे हैं, एक इधर वाला एक इधर वाला। तो इसका जो इधर वाला देखिए, ये जो परावर्तक सतह है, ठीक, ये जो आपका परावर्तक सतह है ये उठा हुआ मतलब उभरा हुआ है, उठा हुआ है। और ये जो परावर्तक सतह है धंसा हुआ, अंदर में धंस गया, ठीक, धंसा हुआ। तो जो उठा हुआ है तो उसे उठा और उसे उत्तल, उसे उठा और उसे उत्तल। और धंसा हुआ है तो जो दूसरा होगा उसका नाम है अवतल। पहला पॉइंट क्या हुआ कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो उसको बोला जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला में उत्तल दर्पण और दूसरा में अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो आप बताइएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कोई बताइए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह सॉरी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला में उत्तल दर्पण, पहला में क्या हुआ उत्तल दर्पण, और दूसरा में क्या हुआ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। पहला में उत्तल दर्पण, दूसरा में अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उसे उत्तल और उसे उभरा या उठा, उभरा या उठा, और बाकी धंसा, उठल है तो ये धंसल रहेगा, धंसा। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ है या उठा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको बोला जाता है एक अपसारी दर्पण भी बोला जाता है। काहे बोला जाता है इसका क्वेश्चन हम बाद में लिखाएंगे, मतलब इसके बाद पढ़ने का है। और इसको बोला जाता है जब किरण आरेख बता देंगे ना तब बताएंगे, इसको बोला जाता है अभिसारी दर्पण।
तो एक साल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अपसारी दर्पण किसे कहते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। तो अपसारी दर्पण किसको बोला जाता है? उत्तल दर्पण। तो जिसमें उत्तल दर्पण होगा जॉन ऑप्शन में, उसमें टिक कहना था। ये कन्फ्यूजन मेरा भी है। अभी तो पढ़ लिए कि उत्तल को अपसारी कहते हैं, अवतल को अभिसारी कहते हैं, ठीक। फिर बाद में भुला जाता है। अब आ गया, पूछा अपसारी तो मार देते हैं अवतल में, ठीक। इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है? देखिए, पहला अक्षर इसका भी और पहला अक्षर इसका भी काट दीजिए। कट गया। ये देखिए पा है और ये देखिए ता है, ठीक। अब देखिए कोई भी जैसे हम लिखते हैं पा, फा, बा, भा, मा, तो ये आता है फर्स्ट नंबर में। अगर ता था लिखते हैं ता, था, धा, धा, ना, तो ये भी आता है फर्स्ट नंबर पे, ठीक। तो पहला पहला देखिए इसका पहला पहला ये भी वर्ण है, ठीक, और ये भी वर्ण है। और इसमें देखिएगा ये पहला पहला काट दिए, ठीक। इसमें देखिए भा, पा, फा, बा, भा, ये बीच में है। औवा देखिए या, रा, ला, वा, तो तलावी सा आगे भी होगा, तो ये भी बीच में है। और किधर गया? ये भी बीच में है। तो ये भी बीच में, ये भी बीच में, तो इसमें दोनों बीच में, इसमें दोनों पहला पहला, ठीक। तो समझ जाइएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछता है हड़बड़ी में दिमाग काम नहीं करता है, गलती मार के चलाते हैं। तो समझिएगा, उत्तल दर्पण को बोला जाता है अपसारी दर्पण और अवतल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी दर्पण, ठीक। ये बात तो समझ में आ गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग को लिखिए। तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, जो समझते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, ठीक, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं है, एक दो उपयोग है, ठीक। इसका दो उपयोग है। आप देखिएगा जितने भी प्रकार की गाड़ी है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, ठीक। जैसे मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल के बगल में एक आईना लगा हुआ रहता है। आईना इसलिए लगा हुआ रहता है ताकि पीछे से कोई भी गाड़ी आए तो उसके बारे में पता चले। काहे कि मेरे सामने अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो इसको मेरा आँख देख पा रहा है, लेकिन अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है और हमको ठोक करके चल जाएगा तो पीछे मेरा कौन सा आँख है जो देखेगा? तो पीछे आँख नहीं है तो समझ जाइए ये जो दर्पण है वो आँख का काम करता है, ठीक। ताकि पीछे कुछ भी आए उसका इसमें फिगर बने, ताकि हम देख लें कि पीछे कोई गाड़ी आ रहा है जो मेरे सामने से ही आ रहा है पीछे से, तो हम साइड हो जाएंगे, ठीक। जिससे वो पता चले कोई गाड़ी आ रहा है वो साइड निकलना चाह रहा है तो अपना हम इधर हो जाएंगे, वो बगल से निकल जाएगा तो उसको साइड देते हैं, ठीक है, जो पता चले। तो जितना भी गाड़ी है, गाड़ी के बगल में एक आईना जो रहता है, ठीक, उसमें देखिएगा कि पीछे वाला गाड़ी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका प्रतिबिंब उसमें छोटा बनता है, ठीक। कितना ही बड़ा पीछे गाड़ी क्यों ना हो उसका प्रतिबिंब इसमें छोटा बनता है। अगर पीछे 10 गाड़ी है तो 10 का इसमें प्रतिबिंब बनेगा। अगर पीछे 20 गाड़ी है या 50 गाड़ी है तो 50 का इसमें प्रतिबिंब बनेगा। अगर पीछे 1000 गाड़ी है तो हज़ारों का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, ठीक। तो इसमें वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है।
तो जितना भी गाड़ी के साइड मिरर में होता है, साइड मतलब बगल में, मिरर मतलब आईना, तो बगल वाला जो आईना रहता है वह रहता है उत्तल दर्पण। तो पहला में होगा कि गाड़ियों के साइड मिरर में, पहला में गाड़ियों के साइड मिरर में। और आजकल तो साइकिल में भी दर्पण लगा दिया जाता है उत्तल दर्पण। तो गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक। और जितना भी हाईवे है, हाईवे मतलब जिसमें ट्रक वगैरह चलता है, नेशनल हाईवे या कोई भी रोड है आजकल, तो सब रोड पे लाइट की सुविधा आजकल हो रहा है। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। लाइट की सुविधा एक इस तरह से लाइट लगा हुआ रहता है। ठीक, इस तरह से लाइट लगा हुआ रहता है। ठीक, और एक इधर लाइट लगा हुआ रहता है। ठीक, हर रोड पे इधर बात का मतलब जाने वाला है, इधर आने वाला है। ठीक, कदम लगातार बीच बीच में लगा हुआ रहता है। तो ये जो उसमें एक दर्पण लगा हुआ रहता है, जो रहता है उत्तल दर्पण। कैसे उत्तल दर्पण? देखिए इसमें जो रहता है इस तरह से रहता है, उभरा हुआ। ठीक, और इस तरह से लगा हुआ रहता है। अब हम इसी को इधर भी बना देते हैं इस तरह से, और इधर रहता है इसका बल्ब लगा हुआ। ठीक, छोटा छोटा बल्ब रहता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? ठीक, कि फैलाता है चारों तरफ से, मतलब इसका जो लाइट है इधर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा, इधर भी फेंकेगा, चारों तरफ से फैलाता है। तो चूँकि इसमें लाइट आगे पड़िएगा, कैसे फैलाता है? क्योंकि चारों तरफ से फैलाने वाला काम करता है उत्तल दर्पण। इसीलिए ताकि इतना ही सुख में है, इसका लाइट पूरा प्रॉपर पूरा रोड पे मिले। तो ऐसा करने में यही सक्षम है उत्तल दर्पण। इसलिए रोड लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। रोड लाइट कीजिए, कहिए सड़क लाइट कीजिए, स्ट्रीट लाइट कीजिए, ठीक, सब एक ही बात है। रोड लाइट में भी इसका उपयोग होता है। और एक नीचे भी इंडिकेट करता है कि आपका जाने का साइड ये है, आने का साइड ये है। छोटा छोटा पीला कलर का लगा हुआ रहता है, वो भी उठा हुआ रहता है। ठीक, वो भी बताता है। ठीक, ऐसे रहता है जैसे